बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अच्छा, ज़रा तवज्जो रहे कि फोर्स हमने चार्ज के ऊपर फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो चार्ज कैसा है, वो मूव कर रहा है, वो रेस्ट पे नहीं है। याद रखें, अगर चार्ज रेस्ट पे होगा ना तो फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी, तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी। तो आपने फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी ऐसे चार्ज के ऊपर जो मूव कर रहा है। कहाँ पर मूव कर रहा है? किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो आइए इसका प्रूव और इसके सारे केसेस और इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। एंड पे आपको इंटीटेस्ट से रिलेटेड एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जी बेटा, लेक्चर का नाम है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी ऐसे चार्ज के ऊपर जो मूव कर रहा है। कहाँ पर मूव कर रहा है? इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो आज का टॉपिक है ना बेटा, इसका ताल्लुक, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, F इजिकल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। आपको याद होगा, जिसमें हमने पढ़ा था दो पटरियाँ हैं, उनके ऊपर एक रोड पड़ा हुआ है, कॉपर की रेल्स हैं, कॉपर का रोड है। आपको याद है? तो वो जो हम कहते थे ना, फोर्स लगती है रोड के ऊपर, तो याद रखिए वो रोड के ऊपर नहीं लगती, वो रोड के अंदर मौजूद चार्ज कैरियर के अंदर ऊपर लगती है फोर्स। तो असल में ये जो आज का आर्टिकल है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, इस आर्टिकल का ताल्लुक उस पहले टॉपिक के साथ है, F इजिकल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, F इजिकल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। आपने वो टॉपिक समझ के आए होंगे, फर्स्ट टॉपिक है, आप उसको ज़रा लाजमी देखिएगा। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो हम कहते हैं ना कि फोर्स लगती है कंडक्टर के ऊपर, वो कंडक्टर के ऊपर नहीं लग रही, वो कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्ज कैरियर के ऊपर लग रही है। तो उसी, ये जो कॉपर का रोड है ना, या जो वायर आप सपोज कर सकते हैं, कोई वायर है, तो उस वायर का ये जूम आउट व्यू आपके सामने दिखाया गया है। तो ये वायर है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। आपको याद है, मैंने उसमें हॉर्स शू मैग्नेट बना के दिखाया था। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है ना, तो हॉर्स शू मैग्नेट बना होता है। ये नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड है, ये जो रेड कलर में आपको शो की गई हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इसका मतलब यह है कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेट भी है, जिसका नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है। ये वायर है बच्चे, इस वायर का एरिया ए है, वायर की लेंथ एल है, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है लेफ्ट से राइट। याद रखेंगे, जिधर को करंट की डायरेक्शन होगी ना, उधर को ही लेंथ की होगी, क्योंकि लेंथ की अपनी तो कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये सारी बातें हमने F इजिकल टू आई इंटू एल क्रॉस बी के मेथड में की हैं। तो बच्चे वही मैं इक्वेशन लिखता हूँ, क्या आ देगी? F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। अब ये फार्मूला का प्रूव मैंने आपको करवा दिया था। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, F के साथ ना इधर L लिख देंगे। L का मतलब है कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है, ये जो वायर है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करना क्या है? आप कहेंगे सर आप तो पढ़ा रहे हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, लेकिन फिर ये इक्वेशन कहाँ से आ गई? फिर वही जवाब कि जब आपने दो पटरियों के ऊपर एक वायर को रखा है ना, वो फोर्स जो वायर के ऊपर लगती है या कंडक्टर के ऊपर लगती है, वो असल में फोर्स कंडक्टर के ऊपर नहीं लग रही, वो कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्ज कैरियर के ऊपर लग रही है। तो बेटा, इस फार्मूले में हमने आई की वैल्यू पुट आउट करनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? आपको पता है ना, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें क्या करूंगा, पहले मैं चार्ज निकालूंगा, फिर टाइम। जब चार्ज और टाइम की वैल्यू आ जाएगी, उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? करंट की। तो वो करंट की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यही इसका मेथड है। पहले आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी है, फिर आई की इक्वेशन लिखनी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अब करंट की वैल्यू तब भी आएगी जब आपके पास चार्ज और टाइम की वैल्यू है। तो पहले चार्ज फाइंड आउट करते हैं, टोटल चार्ज। तो मैंने हेडिंग लगा दी है टोटल चार्ज। बच्चे, ये जो वायर है ना आपके पास वायर, इस वायर का एरिया है ए। तो जो करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए है, इस वायर की लेंथ है एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल है, वॉल्यूम ऑफ द वायर सेगमेंट, ये जो वायर है इसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ।
एरिया का यूनिट होता है ना मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो जब वॉल्यूम ऑफ द वायर सेगमेंट आएगा तो वो लिखेंगे हम AL, एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। और इस वायर के अंदर कितने चार्ज कैरियर हैं, मैंने तो 2 बनाए हैं ना, हकीकत में तो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा N। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बच्चे क्या आ जाएगा, NaL, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर N, और ये जो AL क्या है, ये इसका वॉल्यूम है। तो उस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आ जाएंगे। चार्ज ऑन 1 चार्ज कैरियर, इस वायर के अंदर मौजूद एक चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है उसको हम जाहिर करेंगे स्मॉल q से, और इस वायर के अंदर जो मौजूद जितने भी चार्ज कैरियर हैं उनके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा उसको हम जाहिर करेंगे डेल्टा q से। तो बच्चे ये क्या आ जाएगा, NaLq, यानी कि NaL, ये क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, और एक के ऊपर कितने हैं, तो NaLq, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज। तो ये वैल्यू आपने डेल्टा Q की याद रखनी है, ठीक है। अब डेल्टा Q की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब किसकी वैल्यू पुट करवाएंगे, टाइम की। तो टाइम कैसे आएगा, टाइम टेकन, हेडिंग मैंने लगा दी है। ये बेटा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, S = VT, पढ़ा है ना। तो T किसके इक्वल आ जाएगा, S/V के, S = VT, T = V मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो T के साथ हम लिख देंगे डेल्टा T। अब S का मतलब क्या है कि चार्ज कैरियर ने कितना फासला तय किया है। तो मुझे बताएं, वाई अगर ये चार्ज यहाँ से चला है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस चार्ज ने कितना फासला तय किया है, L, यानी कि यहाँ से लेके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक कितना फासला तय किया, L इज द लेंथ, मतलब ये 2 मीटर है, 3 मीटर है। तो S की जगह पे क्या आ जाएगा, L/V। तो ये डेल्टा T इज इक्वल टू L/V, ये आपके पास आ जाएगी जी टाइम की वैल्यू, ठीक हो गया। अब डेल्टा Q भी निकल आया है और डेल्टा T भी निकल आया है। तो ये देखें, डेल्टा Q भी निकल आया और डेल्टा T। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा Q एंड डेल्टा T इन इक्वेशन नंबर 2। तो आइए इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं बच्चे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2, I इज इक्वल टू डेल्टा Q और डेल्टा T। तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या है, NaLq, और डेल्टा T की वैल्यू क्या है, L/V। तो डेल्टा T की वैल्यू पुट करवाएंगे जी L/V, L से L कट जाएगा, L से L कैंसिल, V ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू NaQ, ये V ऊपर चला जाएगा, तो NaQV। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी करंट की वैल्यू। अब आपको समझ आई, पहले हमने टोटल चार्ज निकाला डेल्टा Q की वैल्यू, फिर टाइम निकाला डेल्टा T, डेल्टा Q और डेल्टा T की वैल्यू पुट करवाई इक्वेशन नंबर 2 में, किसकी वैल्यू आ गई, करंट की। अब इस करंट की वैल्यू पुट करवाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखें जी, FL इज इक्वल टू I की जगह पे क्या लिखेंगे, वो वैल्यू। तो लिखें जी, सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, FL इज इक्वल टू I की जगह पे क्या लिखेंगे, NaQV, और ब्रैकेट में आ जाएगा L/B। अब ये जो नेक्स्ट काम जो मैं करने लगा हूँ ना, यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। अब बच्चे ये जो लेंथ है ना, इसको मैंने रिप्लेस करना है ज़रा किस चीज़ से, देखें ये जो चार्ज कैरियर है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो है इधर को, लेफ्ट से राइट, ये तो सब बच्चों को समझ आ रही है, लेकिन लेंथ की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जब मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था ना, F इज इक्वल टू I इंटू L/B, तो उधर मैंने ये बात बताई भी थी कि लेंथ की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की है। ये बात आप नोट कीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ लेंथ इज सेम एज दैट ऑफ करंट। अब करंट किधर को है, लेफ्ट से राइट, ये करंट का डायरेक्शन है ना। अब करंट इधर को है, तो जिधर को करंट है उधर को लेंथ की डायरेक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि लेंथ की डायरेक्शन भी इधर को है और वेलोसिटी भी इधर को है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन सेम है। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो आपको नजर आ रही है ना, लेकिन लेंथ की डायरेक्शन कैसे लेनी है, करंट को देखना है आपने, लेंथ के लिए करंट को देखना है, ठीक है। तो वो वेलोसिटी की और लेंथ की दोनों की डायरेक्शन सेम है।
तो बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, सो L यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू V यूनिट वेक्टर। ये जो L के ऊपर ये यूनिट वेक्टर का साइन है, और आपको याद है हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी चीज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि L यूनिट वेक्टर और V यूनिट वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है। अच्छा, अब करना क्या चाह रहे हैं, ये जो L वेक्टर है ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपको पता है ना वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये देखें वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ये L वेक्टर है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है, और ये डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर मैंने लिखा, तो बच्चे अब क्या आ जाएगा, L वेक्टर इज इक्वल टू L। अब ये जो L यूनिट वेक्टर है इसकी जगह पे V यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि L और V दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अब ये अबव इक्वेशन फिर क्या आ जाएगी आपके पास, इस इक्वेशन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, FL इज इक्वल टू NAQV, NAQV। अब L वेक्टर की जगह पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में L इंटू V यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय B यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस L की वैल्यू मैंने पुट करवाई है, ये L इंटू V यूनिट वेक्टर। अब क्या करेंगे, L को बाहर निकालने, V को अंदर ले जाए, तो क्या आ जाएगा, FL इज इक्वल टू NAQ, L को बाहर निकाल लें L, और अंदर क्या चला जाएगा, V एंड V यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय B। अब ये मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर क्या मिलके बनाते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर एक वेक्टर मिलके बनाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि ये आंसर आ जाएगा आपके पास FL NAQL इंटू V क्रॉस B। अब ये आंसर तो आपके पास आ चुका है बच्चे, लेकिन ये आंसर आया है इस वायर के अंदर मौजूद जितने भी चार्ज कैरियर हैं सबके ऊपर जितनी फोर्स लग रही है। लेकिन मुझे तो चाहिए कि इस वायर के अंदर मौजूद एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। आंसर ये ठीक है, NAQL V क्रॉस B, ये फोर्स है टोटल चार्जेस के ऊपर जो लग रही है। हमें चाहिए किसी एक के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, F इज इक्वल टू FL डिवाइडेड बाय NAL से। तो डिवाइड करें, क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी NAQL इंटू V क्रॉस B डिवाइडेड बाय NAL। तो अब ये देखें क्या क्या चीज़ें कट जाएंगी, N से N कैंसिल, A से A, L से L कैंसिल, तो Q रह जाएगा। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B। बच्चे दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ज़रा इस चीज़ को आप लोग गौर से फार्मूले को याद कर लें, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। इस फार्मूले को गौर से देख लें। अब ये प्रूफ हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम देखते हैं ये Q किसको जाहिर करता है, चार्ज को। ज़रा नोट करें। तो जी बेटा, अब हमारे पास फाइनल फार्मूला क्या आ चुका है, F इजिकल टू Q इंटू V क्रॉस B। अब ये Q क्या है, ये चार्ज है। अब ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज। तो देखें जी इस फार्मूले को, फॉर एन इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगी आपके पास इक्वेशन, F इजिकल टू Q है ना, तो इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लिखेंगे -E V क्रॉस B, ठीक हो गया। और अगर प्रोटॉन होगा तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू +E V क्रॉस B। तो ये बात नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के केस में -E आ जाएगा, प्रोटॉन के केस में +E है, ये वही Q इंटू V क्रॉस B। अब डायरेक्शन के लिए क्या है बच्चे, याद रखिएगा F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। अब ये फोर्स है ना, अब इसकी डायरेक्शन भी होगी, जाहिर बात है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल। इसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज होता है, लेकिन राइट हैंड रूल थोड़ा सा इजी है, तो आप उस चीज को याद कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। जो आपकी राइट हैंड की फिंगर्स है ना, वो शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड शो द मैग्नेटिक फील्ड। द थंब विल इंडिकेट द वेलोसिटी, और थंब किसको शो करेगा जी, वेलोसिटी को।
और जो आपके राइट हैंड की जो पाम है, हथेली, वो पाम किसको शो करेगी? फोर्स को, F को। अब बच्चे इधर एक बात याद रखिएगा, अगर चार्ज है पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के केस में फोर्स की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। ठीक है, इसके लिए मैं फार्मूला क्या लिखूंगा? F इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्रॉस है तो साइन थीटा, इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब ये एन क्या है? ये डायरेक्शन को जाहिर कर रहे हैं। तो अब ये बात आपने बड़ी तवज्जो से नोट करनी है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, और एन यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन है, किसकी? फोर्स की। और वो डायरेक्शन किस तरफ होगी? अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स अपवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स डाउनवर्ड होगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है, मिसाल दे देता हूँ, यानी कि आपके दाएं हाथ की जो फिंगर्स हैं वो किसको शो करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड। थंब किसको शो करेगा? वेलोसिटी को। ठीक हो गया। अगर तो होगा प्रोटॉन, तो आपने ये राइट हैंड का जो पाम है ना, प्रोटॉन के लिए ये डायरेक्शन यूज करनी है, अपवर्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये डाउनवर्ड। प्रोटॉन के लिए अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन के लिए डाउनवर्ड। तो ये राइट हैंड रूल याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको नोट करें। तो जी बेटा, अब हम केसेस डिस्कस करेंगे। अगर ये बात याद रखिएगा, जो हमने फार्मूला प्रूव किया ना, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, उस फार्मूले में एंगल किसके दरमियान था? एंगल थीटा इज बिटवीन V एंड B। एंगल थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान था। और एक बात और भी याद रखिएगा कि प्रोटॉन के केस में Q क्या होगा? प्लस C। इलेक्ट्रॉन के केस में Q क्या होगा? माइनस C। तो अगर कोई आपसे पूछे ना, अगर न्यूट्रॉन हो तो न्यूट्रॉन के केस में फोर्स जीरो होगी। क्यों भला? क्योंकि न्यूट्रॉन तो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, चार्ज ही जीरो होता है। तो जब F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आएगा, Q की वैल्यू जीरो होगी तो फोर्स भी जीरो। तो न्यूट्रॉन पे फोर्स एक्ट करेगी नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो बहरहाल स्पेशल केसेस के केस में ना आपने ये फार्मूला ज़हन में रखना है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसकी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। अब अगर एंगल थीटा किसके दरमियान है? V और B के दरमियान। ये MCQ आ सकता है, आपने लिख लेना है। एंगल थीटा इज बिटवीन V एंड B। अगर V और B पैरेलल हैं तो एंगल थीटा होता है 0 डिग्री। पैरेलल में एंगल कितना है? 0 डिग्री। एंटी पैरेलल में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। परपेंडिकुलर में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। और ये हम पढ़ेंगे कि अगर एंगल 0 और 90 के बिटवीन हो तो फिर पाथ कैसा बनेगा, और अगर चार्ज ही रेस्ट पे हो तो वो एंड वाले दो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब जरा तवज्जो करें, ये मैं आपको शो करता हूँ। ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया, V। मैग्नेटिक फील्ड को B से ज़ाहिर कर रहे हैं। अब एक चार्ज पार्टिकल है प्लस पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वेलोसिटी ये है। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो एंगल कितना बनेगा? 0। तो फार्मूला क्या जी आपके पास? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा कितना? 0 डिग्री। और साइन 0 0 होता है, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी 0। तो फोर्स कितनी आ जाएगी? 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा, उसी की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं होना चाहिए, उसका फ़ायदा ही नहीं है, फोर्स ही नहीं एक्ट करेगी। अच्छा, अगर एंटी पैरेलल हो तो उसकी डायरेक्शन कैसे बनेगी? ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैं B से ज़ाहिर कर देता हूँ। ठीक हो गया। और एक चार्ज पार्टिकल है प्लस, और वो यूं जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, एंटी पैरेलल है, एंगल 180 डिग्री बन रहा है। तो फिर क्या बन जाएगा जी? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा।
तो F इजिकल टू क्यू वी बी, थीटा कितना जी 180 डिग्री, और साइन 0 पे भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। तो फोर्स क्या आ जाएगी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी, फोर्स तो 0 होगी। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर हो, मिसाल देता हूँ, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, ये है मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम शो कर रहे हैं बी से, और एक चार्ज पार्टिकल ऐसे पैरेलल भी नहीं एंटी पैरेलल भी 90 डिग्री, ये ऊपर से आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी वेलोसिटी है v, एंगल बन रहा है जी 90 डिग्री। तो फिर क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगा, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा F इजिकल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के V और B के दरम्यान। अब यूं ऊपर से नीचे आ रहा है, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो क्यू वी बी 1, तो फोर्स क्या आ जाएगी F इजिकल टू क्यू वी बी, यानी कि फोर्स मैक्सिमम आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो सिर्फ उसी वक्त उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी। अगर पैरेलल होगा तब भी नहीं फोर्स एक्ट करेगी, एंटी पैरेलल होगा तब भी नहीं एक्ट करेगी, और अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा ना, अगर V और B के दरम्यान एंगल बन रहा हो 90 डिग्री, सिर्फ और सिर्फ फोर्स उसी वक्त एक्ट करेगी। और चार्ज पार्टिकल आपका फोर्स जब एक्ट करेगी तो याद रखिएगा चार्ज पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल। ये MCQs याद रखिएगा कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए ना, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स, तो चार्ज पार्टिकल आपका दायरे में घूमना शुरू कर देगा। अब वो सर्कल क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये अभी नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चार्ज टू मैस रेशो, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखें कि अगर चार्ज पार्टिकल बेशक वो इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, एंगल हो 90 डिग्री का, तो वो सर्कल में ही मूव करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर एंगल 0 और 90 के बिटवीन हो, मिसाल देता हूँ, ये B है और ये है पॉजिटिव चार्ज प्लस, और ये V है, ये अब ना मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, सम एंगल बना रहा है थीटा, आप कह लें 45 है। तो इस वक्त इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा Vx और एक बनेगा Vy। तो अब एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इसको x एक्सिस में खींचेगा और एक y में खींचेगा, तो आपका जो पाथ बनेगा ना बच्चे, वो पाथ बनेगा हेलिकल, एक स्प्रिंग नुमा। तो ये बात याद रखिएगा, अगर एंगल 0 और 90 डिग्री के दरमियान हो ना, तो फिर पाथ कैसे आपके पास बनता है, हेलिकल पाथ, हेलिकल स्प्रिंग, एक स्प्रिंग नुमा। ये MCQ आ सकता है। अच्छा जी, अगर चार्ज ही रेस्ट पे हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी ही 0 हो, चार्ज एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0 हो, तो फिर फार्मूला आपके पास क्या है जी, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो F इजिकल टू क्यू वी 0 है क्योंकि चार्ज रेस्ट पे है, B साइन थीटा, तो आपके पास फोर्स क्या आ जाएगी 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसके ऊपर फोर्स नहीं एक्ट करेगी। तो आपने देखा कि पैरेलल, एंटी पैरेलल और चार्ज रेस्ट पे हो, तीनों के केस में फोर्स 0 है। सिर्फ और सिर्फ सर एक चीज़ का आंसर आपने याद रखना है, अगर एंगल 90 डिग्री होगा तब ही फोर्स एक्ट करेगी, अदरवाइज फोर्स एक्ट नहीं करेगी। और चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा 90 डिग्री पे, सर्कल में। और ये बात भी याद रखिएगा, जब एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। लफ्ज़ पे गौर करें, मैंने वेलोसिटी नहीं बोला, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बच्चे जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो मैं कह सकता हूँ कि आपने पढ़ा है ना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, मुझे बताएं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये v डॉट v ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इधर ये v वेलोसिटी को नहीं है बल्कि स्पीड को जाहिर करता है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब एंगल 90 डिग्री होगा वो सर्कल में मूव करेगा चार्ज पार्टिकल, और जब कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करता है उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है
अलबत्ता उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। मैं ये कह सकता हूँ कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? तो ये तो थी बच्चे आज की बातें, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ चार्ज को डिफ्लेक्ट करती है। तो इसी से रिलेटेड बातें हम आगे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तो इसके बाद हम लोरेंट्ज़ फोर्स को पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी सेलेक्टर है, फिर चार्ज टू मास रेशो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आते जाएंगे। लेक्चर के बारे में फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।